हेलो फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ की जो सीरीज़ शुरू की जा रही है उसका ये पहला चैप्टर है जिसमें हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों उसमें आपको इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, एग्जामों में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए हमें उन क्वेश्चनों का जो वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो इस सीरीज के जो हमारे चैप्टर होंगे उनको हम उनके क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से तो सॉल्व करेंगे ही, उसके अलावा उनका जो वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हम नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हों और उस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कुछ ऐसे पद हों जिसके बारे में ऐसा लगता है कि हम पहली बार सुने हैं। ये सारे पद नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन से संबंधित होते हैं जिनको हम ध्यान ही नहीं देते, इसलिए सबसे पहले हम इन पदों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर सिस्टम का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कौन सा नंबर कितने पार्टों में विभाजित है उसके बारे में दिया हुआ है। पहले इसको हम इसे संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं, फिर एक एक करके इसके बारे में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो जो नंबर सिस्टम है वो 3 पार्ट में विभाजित है। पहला है इसमें से इमेजिनरी नंबर, जिसे हिंदी में हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरा है रियल नंबर, इसे हिंदी में वास्तविक संख्या। और तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो रियल नंबर के बारे में तो जानते हैं लेकिन इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते हैं। इसके बारे में अभी हम बाद में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर आगे कितने पार्टों में विभाजित है। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई पार्ट नहीं दिए हैं, लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें तो जो रियल नंबर है वो 2 पार्टों में विभाजित है। पहला होगा इसमें से इरेशनल नंबर और उसके बाद दूसरा है रेशनल नंबर। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर का भी कोई पार्ट नहीं दिया है, लेकिन रेशनल नंबर जो है वो 2 पार्टों में विभाजित है। पहला इसमें से होगा इंटीजर और उसके बाद होगा दूसरा फ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रैक्शन के भी कोई पार्ट नहीं दिए हैं। वैसे फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर उतना विस्तृत अध्ययन हमें अभी नहीं करना है। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो जो इंटीजर है ये 2 पार्टों में विभाजित है। हाँ, एक बात आप ध्यान देंगे कि कुछ बुकों में इंटीजर 3 पार्टों में दिया होता है, मतलब 3 भागों में विभाजित किया होता है। अभी उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर जो 2 पार्ट दिए हुए हैं इनमें से पहला है निगेटिव इंटीजर और उसके बाद दूसरा है हमारा होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव इंटीजर विथ 0। अब अभी जो हम 3 पार्ट की बात किए ये कुछ बुकों में ऐसा दिया होता है कि निगेटिव इंटीजर, उसके बाद दूसरा हमारा 0 दिया होता है और तीसरा जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये उसके 3 पार्ट हैं। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर और अगर के साथ में अगर हम 0 को ले लेते हैं तो उसी को होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको हम ऐसा लिखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करें तो ये यहीं पे समाप्त हो गया। और जो होल नंबर है ये इसके 2 पार्ट होंगे। एक होगा हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा 0 है। अब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर के 5 पार्ट हैं। पहला इसमें से ऑड नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, चौथा कंपोजिट नंबर और उसके बाद 5वां जो है वो परफेक्ट नंबर है। अब आप में से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं जानते, आज पहली बार इसका नाम सुने होंगे। इन सब को अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू से एक एक करके इनके बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला जो हमारा नंबर सिस्टम है इसका पहला पार्ट है इमेजिनरी नंबर। तो हम इमेजिनरी नंबर के बारे में पहले देख लेते हैं।
अब हम यहाँ पर काल्पनिक संख्या का डिफिनीशन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, स्क्वायर रूट माइनस n के रूप में लिखी गई संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या लिखी हो तो उसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या लिख सकते हैं, उसी को हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्वायर रूट -3 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इसी टाइप से आप -2 लिख सकते हैं, और भी कोई नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट मान लीजिए -15 है। एक बात और आप ध्यान देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके यहाँ पर संख्याएं दी हो ये पूर्ण वर्ग ना हो, आप पूर्ण वर्ग संख्याएं भी लिख सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट -25 की बात करें या -9 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख दें। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उस संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। इस टाइप से और भी आप संख्याएं लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें लिखा है काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। आप स्कूल में पढ़े ही होंगे कि जो काल्पनिक वास्तविक संख्याएं होती हैं उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो ये हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। फिर तीसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है कि स्क्वायर रूट -1 को काल्पनिक इकाई कहते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होता है इसको हम काल्पनिक इकाई कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा है और इसे स्मॉल आई जिसे हम आयोटा यहाँ पर पढ़ेंगे, तो लिखा गया कि इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे यहाँ पर आप जब इमेजिनरी नंबर का अध्ययन कर रहे हो तो इसे हम आई ना पढ़कर इसे आयोटा पढ़ेंगे। आप वैसे आई पढ़ भी सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आई है इसको हम आयोटा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्क्वायर रूट -1 को काल्पनिक इकाई कहते हैं और इसे हम आई यानी कि आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इस टाइप से अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकते हो कि आई का जो वैल्यू होता है वो होगा हमारा स्क्वायर रूट -1, ये आई का वैल्यू है। अब आगे हम इससे संबंधित यानी कि काल्पनिक संख्या से संबंधित कुछ और मानों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हेडिंग दिया हुआ है काल्पनिक इकाई यानी कि आयोटा के महत्वपूर्ण पूर्णांक घातों के मान। यहाँ पर हम आयोटा के कुछ महत्वपूर्ण घातों के मान देखेंगे। हमारे एग्जाम में आयोटा के कुछ घात दिए होते हैं पूर्णांक घात, और सीधे उसका वैल्यू पूछ लेता है। तो हम इनको अब जो हमारे महत्वपूर्ण घात हैं उनको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कैसे हम इनका वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जब घात कोई बड़ा पूर्णांक दिया हो तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम कुछ महत्वपूर्ण घातों के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि आयोटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि जब आई के पावर केवल 1 लिखा हो या केवल हम बोलें आई लिखा हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। हमने पढ़ा कि इसका वैल्यू जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट -1। अब इसी की सहायता से आयोटा के जो अन्य पूर्णांक घात हैं उसका वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आयोटा का वैल्यू हमने देखा, आयोटा के पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। अगर पूछा जाए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो यहाँ पर आप आयोटा के जगह पे लिख सकते हो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -1, फिर आयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आप रूल पढ़े ही होंगे कि किसी भी संख्या पर स्क्वायर रूट हो और उसके बाद उसी का स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी वही बचेगी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये केवल हमारा -1 बचेगा। फिर ये आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जामों के लिए। हमारे एग्जाम में सीधे से पूछ लेता है कि आई स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप याद रखेंगे जो इसका वैल्यू होगा वो होगा -1। फिर अगर हम आई क्यूब की बात करें यानी कि आयोटा क्यूब की बात करें तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर और उसके बाद इंटू आई लिख देंगे। अब आई स्क्वायर जो है इसका वैल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसका वैल्यू -1 होता है और उसके बाद आई है, आई को हम लिख देते हैं। अब आगे जब -1 का गुणा आई में होगा तो इसका मान हो जाएगा -i।
तो हमारे एग्जाम में कहीं पर भी आई क्यूब अगर मिलता है तो उसके जगह पर हम माइनस आई लिख देंगे। जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इन मानों की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी हमारे एग्जामों में डायरेक्ट आयोटा के पावर कुछ लिख देगा और उसके बाद उसका मान पूछ लेगा, तो आप तरीका यहाँ पर देखते रहेंगे। i4 की अगर हम बात करें तो i4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर और उसके बाद इंटू आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे। अभी हमने पढ़ा कि आई स्क्वायर का मान यानी कि आयोटा का स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है। इसी टाइप से फिर आई स्क्वायर, इसके जगह पे हम -1 लिख देंगे। और जब -1 का गुणा -1 में हुआ तो ये हमारा +1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आई स्क्वायर यानी कि आई के पावर अगर आयोटा के पावर 4 हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इसी की सहायता से हम बड़े घातों को आसानी से सॉल्व करेंगे। अब ये इस i4 हो गया। अब इसी टाइप से आगे आप लिखना चाहो तो आयोटा के पावर 5 जो है इसको लिख सकते हो i के पावर 4 और उसके बाद इंटू आई लिख सकते हो। फिर i के पावर 4 का जो वैल्यू होगा ये 1 हो जाएगा और उसके बाद i है तो i को लिख देंगे। अब 1 का अगर मल्टीप्लाई i में करते हैं तो इसका वैल्यू i होगा। इसी टाइप से i के जो भी पावर दिए हों वहाँ पर अगर वो पावर 4 का गुणज है तो उसका वैल्यू आप याद रखेंगे हमेशा 1 होगा। और इसी की सहायता से अन्य घातों को भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर i के पावर 5 देखें तो i के पावर 4 इंटू आई लिख दिए। इसी टाइप से मान लीजिए कि i के पावर 7 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे i के पावर 4 इंटू आई के पावर आगे यहाँ पर लिख देंगे आई क्यूब। उसके बाद अभी हम आपको इसका संक्षिप्त तरीका बताएंगे, लेकिन आपको इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको जिससे कि आभास हो कि ऐसा करने में या दूसरे तरीके से करें तो कौन सा आसान होगा। अब i के पावर 4 के जगह पे आप 1 रख दोगे, फिर उसके बाद आई क्यूब होगा। आई क्यूब के जगह पे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर और उसके बाद इंटू आई हो जाएगा। फिर इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आई स्क्वायर का गुणा यहाँ पर 1 में होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल आई स्क्वायर होगा। और आई स्क्वायर के जगह पे वैसे -1 लिख सकते हैं। फिर इसका इंटू आई है तो आई लिख देंगे। अब -1 का गुणा जब आई में होगा तो इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा -i, यानी कि i के पावर जो 7 है इसका वैल्यू होगा -i। लेकिन आपको इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं अपनानी है। आप यहाँ पर एक फार्मूला याद रखेंगे कि i के पावर अगर कोई i के पावर में अगर 4 का गुणज है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यानी कि ऐसा आप लिख सकते हो कि i के पावर, जैसा कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे i के पावर 4n, इसका जो वैल्यू होगा वो +1 होगा। यहाँ पर अगर हम n की बात करें तो n जो होगा हमारा ये पूर्ण संख्या होगा, यानी कि n के जगह पर आप पूर्ण संख्या मान सकते हो। लिख देना यहाँ पर कि जहाँ n पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या के बारे में तो सब जानते ही हैं, अगर आप नहीं जानते तो भी आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे यहाँ पे लिख देंगे जहाँ स्मॉल n पूर्ण संख्या है। अब जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से चालू होकर अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या लिख देंगे जहाँ n पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आप n के बारे में याद रखेंगे, यानी कि n का वैल्यू आप 0 रख दोगे। अगर यहाँ पे रखते हैं n का वैल्यू 0 तो 4 का गुणा 0 में होगा, यानी i 0 मिलेगा। और किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसी टाइप से अगर n के जगह पे 1 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा और i के पावर 4 का मान भी 1 होगा। अभी हमने यहाँ पे देखा अगर n के जगह पे आप 2 रखते हो तो i के पावर 8 होगा और i के पावर 8 ये 4 का गुणज है तो उसका मान भी 1 होगा। यानी कि अगर i के पावर में 4 का गुणज है तो उसका मान जो होगा वो 1 होगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब ऐसा ये फार्मूला आपको हम क्यों बताएं, इसी फार्मूले की सहायता से आप अगर i के पावर में बहुत बड़ी घात दी हो तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए i के पावर में ऐसे दिया हुआ, बहुत बड़ी भी हम नहीं लेते हैं, मान लीजिए इसे 25 दिया है। अब पूछे कि इसका वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 का गुणज भी नहीं है कि आप सीधे इसके जगह पे 1 लिख दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i के पावर में जो भी पूर्णांक घात दिया होगा उसको हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये
आई के पावर में आयोटा के पावर 25 दिया हुआ है, तो 25 को आप क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, और जब 4 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर इससे जो हमें यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा, इसका आर का वैल्यू प्राप्त होगा। आर का मतलब यहाँ पर शेषफल है, तो यहाँ पर जो शेषफल हमको प्राप्त हुआ ये 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है उसी को हम लिख देंगे, बाकी सब 4 के गुणज हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। तो आई के पावर 25 है, और जब 25 में हम 4 से भाग किए तो शेषफल 1 मिला, तो यहाँ पर हम केवल अब शेषफल को लिख देंगे, तो आई के पावर 1 हो जाएगा। और आई के पावर 1 है तो इसका वैल्यू आई ही होगा, यानी कि आई के पावर 25 का वैल्यू आई होता है। इसी टाइप से मान लीजिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पर आई के पावर, मान लीजिए इसे लिख देते हैं कि ये 2000 लिखा हुआ है। अब पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि यहाँ पर जो 2000 आयोटा के पावर जो भी लिखा हो हम क्या करेंगे वहाँ पर 4 से उसमें भाग करेंगे, और जो हमारा शेषफल बचेगा केवल उसी को हम लिख देंगे। अब अगर हम 2000 में 4 से भाग करें तो यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, भाग करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 500 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर भागफल नहीं लिखना है, हमको शेषफल लिखना है। और अगर यहाँ पर हम शेषफल की बात करें तो जब इसमें भाग करेंगे तो जो शेषफल मिलेगा वो हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे आई के पावर, लिखना चाहें अब तो यहाँ पर लिख देंगे आई के पावर, ये 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो जो उसका मान होता है वो 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आई के पावर जब बहुत बड़े पूर्णांक दिए हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। बस आप ये याद रखेंगे कि पावर जो भी हो सबसे पहले आप क्या करो कि वहाँ पर 4 से भाग करो। एक बात और आप ध्यान देंगे, अभी तक हमने देखा कि आई के यहाँ पे जो पावर है वो हमने धनात्मक लिया, इसी टाइप से जो आई का पावर है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, केवल आप क्या करोगे कि ऋणात्मक वैल्यू होगा तो उसको पहले आप पॉजिटिव बना लेना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आई के पावर आयोटा के पावर ऐसे लिख देगा -1 और पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब आप ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा कि आई के पावर ये धनात्मक पूर्णांक था, लेकिन अब कैसे ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम धनात्मक पूर्णांक में परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद जो भी पावर होगा उसके अनुसार आसानी से लिख देंगे। तो आई के पावर -1 दिया हुआ है, इसको हम घातांक का नियम आप पढ़े ही होंगे, इसको हम नीचे लाएंगे तो आई के पावर ये +1 हो जाएगा। अब इसको हम फिर आगे क्या करेंगे कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम परिमेयीकरण कर देते हैं, यानी कि आई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर किसी भी समान संख्या से अगर ऊपर नीचे अंश और हर में हम गुणा करते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप पढ़े ही होंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आई का गुणा जब 1 में होगा तो ये ऊपर अंश में आई हो जाएगा, और अगर हम हर की बात करें तो यहाँ पर आई का गुणा जब आई में हुआ तो ये हो गया हमारा i²। अब आगे इसके जगह पे आप लिख सकते हो अंश में वैसे हम आई रहने देते हैं, और हर में अगर हम बात करें तो i² का वैल्यू -1 होता, -1 लिख देते हैं। अब ये -1 आई में 1 से भाग करें तब भी इसका मान आई होगा, और माइनस यहाँ पर नीचे ना लिख के हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यानी कि जो यहाँ पर हमें मिला वैल्यू आई के पावर -1 है, इसका वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से -i मिल गया। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जो अब ये सोचने लगे होंगे कि आई इनवर्स यानी कि अगर आई के पावर -1 लिखा हो तो उसका वैल्यू -i होता है, यानी कि जो पावर है इसका आगे गुणा हो जाता है। इसी प्रकार से आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि अगर आई के पावर -2 हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2i। इसी टाइप से आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि आई के पावर अगर -3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3i, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा कभी भूल कर भी एग्जामों में मत लिख कर आइएगा, नहीं तो अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपके चले जाएंगे, यानी कि ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको हम बताएं, और कुछ मानों को ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आई के पावर ऐसे और भी कोई संख्या लिखी जा सकती है। आई के पावर लिखा हुआ है, मान लीजिए -8 लिखा हुआ है। अब इसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि पहले इसको आप क्या करिए कि धनात्मक
घात में बदल लीजिए, यानी कि i के पावर -8 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं i के पावर 8 लिख सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक बात आप ध्यान देना, बार बार हम आई कहते हैं तो ऐसा मत समझिए कि इसको आई ही बोलते हैं, इसको हम आयोटा बोलेंगे। अब फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर i के पावर जो 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको भी हम बताएं कि i के पावर में अगर कोई 4 का गुणज दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, यानी कि इसके जगह पे आसानी से आप i के पावर जो 8 लिखा हुआ है इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 8 है वो 4 का गुणज है। अब 1/1 के लिए लिखा है जिसका वैल्यू 1 होगा। इसी टाइप से i के पावर में कुछ भी दिया हो उसका वैल्यू आप ज्ञात कर लेना। अगर सीधे वो 4 का गुणज है तो उसके जगह पे 1 लिख देंगे, और अगर 4 का गुणज नहीं है तो जो हर में होगा उसको हम 4 का गुणज बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, i के पावर में लिखा हो -6 और पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, इसको हर में लाएंगे घातांक के नियम से, तो आयोटा के पावर ये हमारा +6 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखें तो ये 4 का गुणज नहीं है तो हम इसको 4 का गुणज बना लेंगे, यानी कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो आयोटा के पावर पूर्णांक जो भी दिया हो उसको आप 4 का गुणज बना लीजिए। तो यहाँ पर ये 6 दिया है, यहाँ पर हमें 8 चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 के लिए हम क्या करते हैं कि i² का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जो भी आप कीजिए अंश और हर में गुणा जिस भी संख्या का कीजिए उसी का अंश में भी और उसी का हर में कीजिए, जिससे कि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब i² का गुणा 1 में होगा तो ये हमारा हो गया i² मिलेगा, और उसके बाद जब i² का गुणा यहाँ पर i के पावर 6 में होगा तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा i के पावर 8, क्योंकि यहाँ पर दोनों का आधार समान है तो ये घात जुड़ जाएंगे, तो 6 + 2 ये 8 हो जाएगा। अब आगे अगर इसका हम मान रखें तो हमें मालूम ही है कि हमने अभी पढ़ा कि i² का वैल्यू -1 होता है, -1 लिख देंगे। और उसके बाद i8 की अगर हम बात करें, i के पावर 8 की बात करें तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और -1/1 इसका मान हो गया -1। इसी टाइप से आयोटा के पावर में जो भी दिया हो अगर वो धनात्मक पूर्णांक है तो आप क्या करेंगे, सीधे उसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो सबसे पहले उसको हम धनात्मक पूर्णांक में परिवर्तित कर लेंगे, उसके बाद आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 4 का गुणज है तो आसानी से वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन अगर हर में आयोटा के पावर ये 4 का गुणज नहीं है तो हम यहाँ पर परिमेयीकरण करके इसको हम 4 का गुणज बना लेंगे। अब जो भी है इसी टाइप से कितना भी बड़ा घात क्यों ना हो, उम्मीद करते हैं आप इनको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब इससे आगे हम अगले पार्ट को देख लेते हैं। अब आगे अगर हम नंबर सिस्टम के अगले पार्ट को देखें तो जो अगला पार्ट है वो है हमारा रियल नंबर। अभी तक हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में ठीक से जान लिया है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर इसका डिफिनीशन आगे यहाँ पर दिया हुआ है। रियल नंबर जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं, इसके डिफिनीशन में दिया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप वैसे तो परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े ही होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो अभी आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ भी आप इतना बस याद रखिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर वास्तविक संख्या के प्रतीक की बात करें तो इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा पाएंगे आप कि -∞ टू +∞, ये ओपन, इसको हम ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये छोटा कोष्टक है इसको हम गणित की भाषा में ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। आप याद रखेंगे नाम। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो भी एक वीडियो है जो हमारे दूसरे चैनल पर है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके बारे में हमने वहाँ पर वीडियो बनाया है कि इसे हम क्या बोलेंगे, इतना आप यहाँ याद रखेंगे कि इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, ये इसका नाम है। उसके बाद इसे हम R या फिर ओपन इंटरवल -∞ टू ∞ से व्यक्त करते हैं। अब
यहाँ पर लिखा हुआ जैसे, यानी कि आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। बस इतना याद रखेंगे कि वो संख्या जो है वो स्क्वायर रूट माइनस n के रूप में ना हो, क्योंकि अगर वो संख्या स्क्वायर रूट माइनस n के रूप में है तो उसको हम काल्पनिक संख्या कहेंगे, तो इस रूप में ना हो। इसके अलावा कोई भी संख्या आप लिखेंगे वो सब के सब वास्तविक संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ऐसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट माइनस +3 हो गया, ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। भिन्न में कोई संख्या लिख देते हो जैसे 4/3, ये भी वास्तविक संख्या होगा। दशमलव में कोई संख्या लिख देते हो तो ये भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। ये सब संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या ना हो। उसके अलावा जो भी संख्याएं होंगी सब की सब वास्तविक संख्याएं होंगी। आगे अगला पॉइंट दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी काल्पनिक संख्याएं थी उसको संख्या रेखा पर नहीं निरूपित कर सकते, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो दशमलव वाली संख्याएं हो हमारा, या फिर परिमेय संख्या हो, या फिर अपरिमेय संख्या हो, सबको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, या आप क्लास 9th में पढ़ते हो कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर पूर्णांक को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला पार्ट है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं पर इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर 11-12 में यानी कि इंटर में मैथ से रहे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े ही होंगे। लेकिन अगर आप अदर कोई सब्जेक्ट से इंटर किए हैं तो वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ पर इसका हम इसे संक्षिप्त परिचय दे देते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जामों में वैसे जो हमारे एक दिवसीय एग्जाम होते हैं, 1 डे एग्जाम होते हैं, वहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा तो हमें इससे मतलब नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। नाम आप याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि आप कभी नाम ही इसका ना सुने हो। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे, ये इसका हिंदी नाम है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r+i लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा आगे अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर को i से दिखाते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को i से अगर ना दिखाएं तो बेहतर ही होगा। यहाँ पर सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का संयोजन होता है। तो इतना आप याद रखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये किन से बना होगा, ये रियल नंबर और उसके बाद इमेजिनरी नंबर का संयोजन होता है। यानी कि जो गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त करते हैं, रियल नंबर और उसके बाद इमेजिनरी नंबर की सहायता से। तो इतना बस आप याद रखो, बहुत है। यहाँ पे लिख देंगे रियल नंबर और उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। इन्हीं दोनों की सहायता से जो नंबर हमें मिलेगा उन्हीं नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मान लीजिए 1 ऐसे i लिखा हो, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 जो हमारा वो रियल नंबर है और उसके बाद यहाँ पे जो i है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों का सम है, यानी कि दोनों का योग है, इसलिए इस संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसी टाइप से कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कि मान लीजिए 2i लिखा है, यहाँ पर 2 हमारा रियल नंबर है, i इमेजिनरी नंबर है, दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ से हमें जो संख्या मिली वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। हमें इसके बारे में हमारे 1 डे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए हम इसको यहाँ पर इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अब हम आगे अगला पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो हमारा जो अगला पार्ट यहाँ पर रियल नंबर जो था वो 2 पार्टों में विभाजित है। पहला पार्ट है हमारा इरेशनल नंबर और उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा रेशनल नंबर। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। हमारा रियल नंबर था, ये 2 पार्टों में विभाजित है, इरेशनल नंबर और उसके बाद रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं
और रेशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े ही होंगे, यहाँ पर केवल हम इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो जो परिमेय संख्या होती है, आप ऐसा बोल सकते हो कि p/q या फिर a/b या फिर x/y, कोई भी बोलो कि p/q के रूप में लिखी गई संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ कंडीशन होते हैं जो कि यहाँ पर ये फॉलो करने चाहिए, तभी उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अब ये कंडीशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला कंडीशन हमारा होता है ये कि यहाँ पर जो p और उसके बाद q है ये पूर्णांक होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि p और q ये पूर्णांक होने चाहिए, चाहे यहाँ पर आप p/q लिखो, चाहे x/y लिखो या फिर a/b लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कंडीशन है हमारा कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि q कभी भी 0 ना हो। q का मतलब जो यहाँ पर हर में लिखा है वो कभी भी 0 ना हो। अगर इन दोनों कंडीशनों को कोई ये p/q के रूप में लिखी गई संख्या फॉलो करती है तो उसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा ये परिमेय संख्या कभी नहीं होगी। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उनको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। पूर्णांक की अगर हम बात करें तो अभी आप पूर्णांक के बारे में जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आगे भी अध्ययन करेंगे हम, यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी इस संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन कब बोलेंगे, बताइए आपको कि ये दो कंडीशनों को फॉलो करें। अगर इन दोनों कंडीशन को ये फॉलो करती है p/q के रूप में लिखी गई संख्या, तभी इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। p और q पूर्णांक हो और दूसरा q नॉट इक्वल 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, एक बात और आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमारा शून्य होता है ये एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि शून्य किस टाइप कौन सी संख्या, इसे दे देगा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि शून्य परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप ये ध्यान देंगे, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि शून्य किस टाइप की संख्या है। तो शून्य क्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या के बारे में जानते ही हैं, इसलिए हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना आप याद रखिएगा कि जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है। आगे अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये जो अपरिमेय संख्या होती है, जिसे हम परिमेय संख्या का विलोम सीधे समझिए कि अगर उसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, p/q के रूप में ना लिखने का मतलब कि इनमें से ये किसी एक कंडीशन को फॉलो ना करें, तो उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लिख दो, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि लिखे कि p/q के रूप में अगर हम ना लिख सकें तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। या ऐसा आप बोल सकते हो कि ये दोनों हमने कंडीशन पढ़ा कि p/q ये जो पूर्णांक था, अगर ये पूर्णांक ना हो दोनों में से, कि चाहे ये पूर्णांक ना हो या फिर जो यहाँ पर हमने देखा कि q नॉट इक्वल जो 0 हमने पढ़ा, ये या तो अगर पहला मान लीजिए कि पहला कंडीशन हो सकता है कि ये फॉलो करें, उसके बाद दूसरा ना करें, या फिर ये हो सकता है कि पहला ना करें और उसके बाद दूसरा कंडीशन फॉलो करें। तो इन स्थितियों में ये जो हमारी संख्या होगी इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि सीधे बोल सकते हो कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो हम अनंत पढ़ते हैं यानी कि इनफाइनाइट पढ़ते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो वो अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि जो हमारी इनफाइनाइट होती है ये एक अपरिमेय संख्या है। फिलहाल इनफाइनाइट के बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन आप याद रखेंगे ये बात कि जो हमारी इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। अब ये तो परिमेय संख्या तो होगी नहीं, ये अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी हम ध्यान देंगे कि इनफाइनाइट इसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, इसको हम अपरिमित बोलते ही हैं। यानी कि जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, अपरिमित जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसके बारे में आप कैसे कुछ बोल सकते हो। तो कुछ बुकों में ऐसा लिखा होता है कि इनफाइनाइट एक अपरिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में इनफाइनाइट के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। अब
अगले पार्ट को अगर हम देखें तो जो अगला पार्ट हमारा दिया हुआ है इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब हमारा जो रेशनल नंबर है ये दो पार्टों में विभाजित है। पहला पार्ट है हमारा इंटीजर और दूसरा पार्ट है फ्रैक्शन। अगर यहाँ पर हम बात करें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की बात करें तो यहाँ पर भिन्न क्या होगा, जो भिन्न होता है, अगर हम भिन्न की बात करें तो जो भिन्न होगा, जिसे आप अभी परिमेय संख्या का डिफिनीशन पढ़े हो उसी टाइप से भिन्न का भी डिफिनीशन होता है कि P बाई Q के रूप में कोई संख्या लिखी हो लेकिन तो उसे हम भिन्न कहेंगे, लेकिन ये भी कुछ कंडीशनों को फॉलो करें। ये कंडीशन क्या होते हैं कि यहाँ पर P और Q जो होता है ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये P और Q दोनों प्राकृतिक संख्या है तो उस स्थिति में इसको हम भिन्न बोलेंगे, अन्यथा इसे भिन्न नहीं बोलेंगे। नंबर सिस्टम का जो शेष बचा पार्ट है उसको अगर हम इसी वीडियो में देखें तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो आपके सामने चार्ट है इसके शेष बचे पार्ट और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो ये हमारा हेडिंग दिया हुआ है परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर, इसका उत्तर आपको बताना है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या और भिन्न के बारे में आपको बता ही दिया है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए और उसके बाद दोनों में क्या अंतर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप में से 3 लोग जो सबसे पहले इसका सही उत्तर देते हैं उसका नाम अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबसे पहले देने का प्रयास करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।